प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कई दिन से हम आधुनिक काव्य में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू का अध्ययन कर रहे थे। पिछले कालांश तक हमने आंसू कविता के 39वें पद तक का अध्ययन कर लिया है। उससे आगे के पदों का अध्ययन आज करेंगे। तो आइए आप स्क्रीन पर देखें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू के पद। इस 40वें पद से पूर्व मैं 39वें पद का जो भाव है एक बार आपको पुनः बता देता हूं, जिससे भाव की तारतम्यता बनी रहे। कवि इस पूर्व पद में एक ब्रही प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ब्रही हृदय कहता है कि उसकी प्रेयसी के चंद्रमा जैसे मुख को भला काली जंजीरों से किसने बांधा है। अर्थात यहाँ प्रेयसी के चेहरे को, प्रेयसी के मुखड़े को चंद्रमा बताया है और उसके बालों को काली जंजीर। तो ऐसा कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि प्रेयसी को देख करके ब्रही हृदय यह कह रहा था कि भला किसने इस चंद्रमा को काली जंजीरों में बांध दिया है या काली जंजीरों से जकड़ लिया है। और उसके आगे के वर्णन में जो उसने अपने मांग में जो हीरों से मांग सजा रखी थी, उस मांग को उन्होंने फणियों का मुख कहा है। यानी ये कहा है कि किसने इन सर्पों के मुख को, जिन सर्पों के मुख में मणि होनी चाहिए थी, वहां हीरे किसने भर दिए। ये वर्णन चल रहा था। इससे आगे का आप पद देखें। कवि लिखते हैं आगे के पद में, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदरा से भरती किसने नीलम की प्याली। देखिए, अब चेहरे से हट करके यहाँ जो ब्रही है वो अपनी प्रेयसी की आंखों के सौंदर्य का वर्णन करता है। जैसा कि पूर्व में भी हमने बताया था कि एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेयसी का हर अंग सुंदरशाली होता है। एक एक अंग में उसको सुंदरता झलकती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ जब हम प्रसंग में लिखेंगे तो लिखेंगे कि इस पद में जो है कवि ने एक प्रेयसी की आंखों के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो देखिए क्या लिखते हैं प्रसाद, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली। एक ब्रही हृदय कहता है, पहले चेहरे का वर्णन किया, अब उसकी काली काली आंखों का वर्णन करता है। और जब काली काली आंखों में, यौवन कहते हैं जवानी, युवापन, यौवन का मद, मद कहते हैं नशा। तो जब यौवन में आंखों में जो लालमा छा जाती है, कई बार हम बोलचाल की भाषा में भी किसी के प्रति जब कोई हम व्यंग कसते हैं तो उसको कह देते हैं कि तेरी आंखों में जवानी छा रही है। तो आंखों में जवानी का मतलब है आंखों से भी यौवन का मद, यौवन का जो सौंदर्य है, यौवन का जो नशा है, वो आंखों की लालमा से पता चल जाता है। तो यहाँ पर कवि उसी का वर्णन करते लिखते हैं कि ब्रही हृदय कहता है कि भला हे प्रेयसी, तुम्हारी काली आंखों में यौवन के मद की इतनी लाली किसने भर दी। काली आंखों में कितनी, देखिए यौवन का मद इस कदर छाया हुआ है। यहाँ पर कितनी प्रश्नवाचक चिन्ह है। यौवन के मद की लाली, क्योंकि यौवन में प्रेयसी के जो नेत्र हैं वो लाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर कवि लिखता है कि ब्रही हृदय कहता है क्योंकि आंखें काली होती हैं, इसलिए काली आंखों में यौवन के मद की लाली, और काली आंखों में जो लालमा है वो लालमा यौवन का नशा है, यौवन का सौंदर्य है, वो उनकी आंखों में भरा हुआ है। और फिर आगे लिखते हैं, मानिक मदरा से भरती किसने नीलम की प्याली। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है।
आप देखिए किस तरह की उपमा यहाँ प्रसाद देते हैं। माणिक यानी माणिक्य एक रत्न होता है जो लाल रंग का होता है, और मदरा कहते हैं शराब को। माणिक मदरा का मतलब हो गया माणिक रूपी शराब, यानी लाल रंग की शराब। किसने भर दी? भर दी किसने? नीलम की प्याली। अब नीलम भी एक रत्न होता है, और नीलम का रंग जो है वो नीला होता है। अब आप देखिए, नीलम की प्याली किसको कहा है? नीलम की प्याली कहा है आंखों को, क्योंकि आंखें अंदर से नीली होती हैं, और उसमें जो यौवन का जो मद है, यौवन का जो नशा है, यौवन की जो लाली है, उसको क्या कहा है? माणिक मदरा, यानी लाल शराब। आप उपमा देखें कवि की, यहाँ प्रेयसी की आंखों की नीलमा को नीलम की प्याली कहा है। जैसे कोई नीले पत्थर का या नीले चीनी मिट्टी का कोई कप है, और उसमें लाल रंग की शराब भर दी जाए, तो ऐसे ही प्रेयसी के जो नेत्र हैं जिनमें नीलापन है, उनको तो कभी यहाँ एक नीलम रत्न की प्याली कह रहा है, और उसके अंदर जो यौवन की लालमा है उसको माणिक मदरा कहता है। क्या कहते हैं कभी? माणिक मदरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। प्रेसी की आंखों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए ब्रही हृदय कहता है कि हे प्रेसी, तुम्हारी जो नीलम की तरह नीली जो आंखें हैं, भला उसमें माणिक मदरा अर्थात ये यौवन का मद, लाल रंग की शराब, ये भला किसने भर दी? ये इसका भाव है। अब आप जब विशेष का संधारण करेंगे तो आप देखें, विशेष के संधारण में एक तो यहाँ पर एक बात देखें, यहाँ उपमेय और उपमान के निर्धारण में एक संशय बना हुआ है, तो यहाँ पूरे पद में आप संदेह अलंकार लिखेंगे, पूरे पद में संदेह अलंकार लिखेंगे। और आप देखें इसमें लिखा है माणिक मदरा, यानी माणिक को ही मदरा बता दिया है। ये नहीं कहा है कि माणिक की तरह लाल रंग की शराब, अर्थात माणिक को ही मदरा बना दिया, अर्थात यह रूपक अलंकार हो गया। माणिक मदरा में आप रूपक अलंकार लिखते हैं। तो जब भाषा की बात करेंगे तो भाषा के स्तर पर आप जैसे यौवन है, मद है, माणिक है, मदरा है, नीलम है, प्याली है, ये सब तत्सम शब्दावली से युक्त जो शब्द है, इसमें आप तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा लिखते हैं। ये जो है संधारण या साहित्यिक सौंदर्य, अलंकारों का संधारण या साहित्यिक सौंदर्य या विशेष, जो भी आप कहें। और इससे आगे वाला पद देखें, इससे आगे वाले पद में कवि क्या लिखता है? इससे आगे वाले पद में कवि लिखता है, तिर रही अतृप्ति जलधि में नीलम की नाव निराली, काला पानी बेलासी है अंजन रेखा काली। अब देखिए, तिर रही अतृप्ति जलधि, अतृप्ति कहते हैं जहां तृप्ति ना हो, यानी इच्छा बनी रहे। जलधि कहते हैं समुद्र। नीलम कहते हैं वो एक रत्न है जो नीले रंग का होता है। नाव नौका, निराली यानी अनोखी। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है काला पानी। काला पानी हमने सुना है, बहुत सुना है, कहें उसको काला पानी की सजा हो गई। काला पानी अपने देश में ही एक जगह है, एक द्वीप है अंडमान निकोबार जिसको कहते हैं, वहाँ चारों तरफ पानी है, बीच में टापू है, तो वहाँ दुर्दांत जो अपराधी होते हैं वहाँ उनको जब सजा दी जाती है तो उस जेल में बंद कर दिया जाता है। तो वहाँ का जो दृश्य है, बेला कहते हैं इसको, काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली, अंजन कहते हैं काजल को, काजल की काली रेखा। अब यहाँ आंखों के सौंदर्य के वर्णन के बाद कवि एक प्रेमी के द्वारा प्रेयसी की आंखों में लगे हुए काजल के सौंदर्य का वर्णन करता है। जैसा कि अभी मैंने पूर्व में भी कहा था कि हर अंग प्रत्यंग, हर उसके वेशभूषा और आभूषण में एक प्रेमी को अपने प्रेयसी में अपूर्व सौंदर्य दिखाई देता है। तो उसके आंखों में जो लगा हुआ काजल है वो कैसा लगता है, इसी का वर्णन इस पद में कवि करते हैं। तो प्रसंग में आप लिखें,
कि यहाँ कवि ने काजल लगी आंखों के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब देखिए, तिर रही अतृप्ति जलधि में, भाव जब देखें, तिर रही अतृप्ति जलधि में, जलधि मैंने बताया आपको समुद्र को कहते हैं। समुद्र हिलोरें लेता है, समुद्र की कोई सीमाएं नहीं होती, ऐसे ही एक प्रेमी हृदय की भी कोई सीमा नहीं होती, वो भी अतृप्त ही रहता है, सौंदर्य को निहारता रहता है। तो तिर रही अतृप्ति जलधि में, तिर रही यानी तैरना, ऐसे लगता है जैसे समुद्र में अतृप्ति तैर रही हो। अतृप्ति जलधि में नीलम की नाव निराली, किसकी नाव तैर रही हो? अतृप्त समुद्र में किसकी नाव तैर रही है? नीलम की। नीलम रत्न है, नीले रंग का रत्न है, उसकी मान लीजिए नौका बनी हुई है। नौका भी कैसी है? बड़ी अनोखी है, बड़ी सुंदर है। वो समुद्र में, और कैसा समुद्र है? अतृप्त, जो तृप्त नहीं है, यानी शांत हो यदि समुद्र तो वो तृप्त माना जाएगा, लेकिन उसमें हिलोरें उठ रही है, वो अपनी रेखा, सीमा रेखा बढ़ाता ही जा रहा है, अपार हिलोरें उठ रही है। ऐसा लग रहा है उस समुद्र में, समुद्र का जो जल होता है, अब नीलम की नाव यहाँ क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि समुद्र का जल कभी देखने को मिले तो आप देखना, समुद्र के जल को जब देखते हैं तो वो पानी जो है उसका, समुद्र का, वो नीला दिखाई देता है। इसलिए उसमें उठती हुई हिलोरों को, समुद्र में उठती हुई हिलोरों को यहाँ नीलम की नाव कहा है, ऐसा लगता है। अब दूसरा भाव क्या है? क्योंकि प्रेयसी के नेत्रों में, पहले भी मैंने बताया आपको, नेत्रों में भी एक नीलापन होता है, नीलिमा होती है, लेकिन विरह का वक्त है, विरह का समय है, तो जो प्रेयसी के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? अतृप्त हैं, यानी उसका प्रेमी उसे नहीं मिला है, इसलिए नेत्रों में एक चाह है। नेत्र कैसे हैं? तृप्त नहीं है, वो अतृप्त हैं, उनकी एक इच्छा है प्रेमी से मिलने की, एक तड़प है उसमें। तो इसलिए कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे अतृप्ति के समुद्र में कोई अनोखी नीलम की नौका तैर रही हो, ऐसा लगता है प्रेयसी के आंखों को देख करके। और आगे लिखते हैं, काला पानी बेला सी, जिस तरह से अंडमान निकोबार जो द्वीप है, वहां जो उस द्वीप के चारों तरफ जो पानी है उसको काला पानी कहा जाता है, वहां जो बेला यानी जो समय, वहां का जो दृश्य होता है, वहां का जो समय होता है, ऐसे ही है अंजन रेखा काली। अंजन यानी काजल, जो प्रेयसी की आंखों में काजल की काली रेखा है, वो कैसी दिखाई दे रही है? काले पानी के समय सी। आप देखिए, काला पानी बेला सी, काला पानी की तरह लग रही है प्रेयसी के आंखों में लगे हुए काजल की काली रेखा। ये इसका यहाँ भाव है। अब जब हम यहाँ विशेष का संधारण करेंगे, अलंकारों का संधारण करेंगे या साहित्यिक सुंदर का संधारण करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो है कवि ने इस पद में जो है प्रेयसी की आंखों में लगे हुए काजल के सौंदर्य का वर्णन किया है, और एक प्रतीकात्मक यहाँ पर शैली, जो एक छायावाद की विशेषता है, प्रतीकात्मक शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखें, अतृप्ति जलधि, समुद्र को क्या कहा है? अतृप्ति जलधि, अतृप्ति का समुद्र, तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया। और नीलम की नाम निराली, उसमें जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, उस समुद्र के पानी को नीलम की नाव निराली, नीलम की नाव का, नीलम रत्न होता है, वैसे ही सुंदर होता है, उसकी नाव है, लेकिन उसको भी निराली कहा, यानी अनोखी नाव। तो यहाँ रूपक के साथ साथ अत्युक्ति भी है, इसलिए नीलम की नाव में रूप का अत्युक्ति अलंकार होगा। और काला पानी, जैसा कि मैंने आपको कहा, काला पानी अंडमान निकोबार एक द्वीप है, उसको कहते हैं, लेकिन इस आगे लिखा है वो काला पानी बेला सी, उसके समय सी, और जहां सा सी से समानता सूचक शब्द आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है उपमा अलंकार, बेलासी में उपमा अलंकार लिख सकते हैं। तो ये जो है जो आपका साहित्यिक सौंदर्य या
ये कहें कि विशेष का संधारण है। भाषा के स्तर पर यदि हम देखें तो अतृप्ति है, जलधि है, नीलम है, नाव निराली है, अंजन है, रेखा है, काली है, सारे के सारे शब्द जो है वो तत्सम शब्दावली से युक्त हैं। इसलिए जब भाषा की बात करें तो आप लिखते हैं कि इस जो पद की जो भाषा है वो तत्सम शब्दावली से युक्त है, तत्सम शब्दावली प्रधान है। और एक जो है प्रतीकात्मक शैली मैंने आपको बता ही दिया, आप क्योंकि एक छायावाद की विशेषता रही है। और यहाँ पर जो है आंखों जो प्रतीकात्मक शैली में ये होता है कि हम किसी चीज को, जैसे आंखों की जो नीलिमा है उसको नीलम की नाभ मान लिया है, और आंखों में जो अतृप्त सौंदर्य है या यौवन है उसको अतृप्ति जलधि कहा है। और जो है जो काजल की जो काली रेखा है उसको काला पानी के समान बताया है। तो यहाँ ये प्रतीक जो काम में लिए गए हैं या प्रतीकात्मक शैली है। ये दो पद आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कहीं कोई शब्दार्थ में, भावार्थ में, कहीं कोई साहित्यिक सौंदर्य में, अलंकारों के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स डाल करके पूछ सकते हैं। इससे आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।